साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। करंट अफेयर की सीरीज में हम जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मार्च और अप्रैल का हमने पहले कर चुके हैं और जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर है वो हम देखने वाले हैं। कंटेंट इतना अच्छा है कि 100% आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। हमें परीक्षा में प्रश्न आने से ही मतलब है, बाकी हमें कोई ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और चैनल पे सब्सक्राइब करके अगर चैनल से जुड़े हैं आप तो चैनल को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो। और बस साथ बना के रखना, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप सही मायने में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे जुड़े रहिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं उस तरह से आपके भी एग्ज़ाम क्रैक होंगे, और एक एग्ज़ाम नहीं, कम से कम आपके 3 से 4 एग्ज़ाम क्रैक होंगे अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं। तो मुझ पे भरोसा नहीं, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य, वो भी जनवरी 2024 वाला। देखो, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। विश्व का सबसे सबसे बड़ा, देखो क्या लिखा हुआ है, भारत विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है, चौथा। भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट जारी करती है, उसके अनुसार है भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की पूंजीकरण 4.33 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। मतलब जितने सूचीबद्ध शेयर थे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है शेयर मार्केट 4.33 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जबकि हांगकांग का 4.29 ट्रिलियन डॉलर रह गया था। 5 दिसंबर 2023 को भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण में पहली बार 40 खरब डॉलर, मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर पार हो गया था। ठीक है, तेजी से बढ़ते खुदरा निवेशक आधार और मजबूत कॉर्पोरेट आय के कारण भारत में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे विश्व के शेयर बाजारों में पहले स्थान पे कौन सा आता है? अमेरिका का स्टॉक मार्केट आता है, जो कि 50.86 ट्रिलियन डॉलर का है। पहला आता है अमेरिका का, दूसरा आता है चीन का। चीन का स्टॉक मार्केट 8.44 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि तीसरे स्थान पर जापान का स्टॉक मार्केट आता है, वो है 6.36 ट्रिलियन डॉलर का। और चौथा आता है हमारा भारत का 4.33 ट्रिलियन डॉलर का। तो ध्यान रखना, यूएसए, चीन, जापान और भारत। तो अमेरिका तो हमसे बहुत आगे है, 50 पॉइंट, ये सभी से आगे है, 50.86 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, चीन का 8 पे आ जाता है, जापान का 6 पे, और हमारा 4.33 पे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चौथा शेयर बाजार बन चुका है भारत, विश्व का सबसे बड़ा। एलआईसी भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, सार्वजनिक उपक्रम। पहला एलआईसी जो है भारत की सबसे मूल्यवान बन चुकी है। भारत की शेयर बाजार में आई तेजी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू में सबसे मूल्यवान कंपनी एलआईसी बन चुकी है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का बाजार की हम बात करें तो पूंजीकरण और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई सबसे अधिक हो गया। मतलब एसबीआई पहले था, एसबीआई को टेक ओवर करते हुए, एसबीआई को पीछे छोड़ते हुए एलआईसी ने, एलआईसी जो कि भारतीय सेक्टर में सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक उपक्रम बन चुका है। एलआईसी के स्टॉक में आई तेजी के बाद इसका मार्केट 5.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जबकि एसबीआई का है 5.62। तो ध्यान रखना, एलआईसी जो है सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन चुकी है पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, आगे देखो, वित्त वर्ष 2023 में भारत का प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स से जीडीपी अनुपात आजादी के बाद सबसे अधिक रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो वो 2013-14 में 6,38,000 करोड़ रुपए था, जो कि 160.52 बढ़कर 2022-23 में 16.63 करोड़ रुपए हो गया है। तो देखो, 2013-14 से 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया है? 160.52% बढ़कर 16,63,686 करोड़ रुपए हो गया है। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाले में पूछा जा सकता है कि 2013 में कितना था, 6, और 2022-23 में कितना है, 16,63,000। ठीक है, भारत का प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात जो देश
देश के समग्र उत्पादन विकास के करों में अनुपात को इंगित करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में 15 साल के उच्चतम 6.11% तक पहुंच गया है। सिल्वर इकोनॉमी की हम बात करें तो सिल्वर इकोनॉमी है क्या आखिर? सिल्वर इकोनॉमी ये क्या है दोस्तों? चीन की देन है। चीन ने सिल्वर इकोनॉमी के लिए खरबों डॉलर की अनुमानित लागत वाली एक नीति लॉन्च करी है। बोले सिल्वर डॉलर क्या है? ये नीति क्या करेगी? तेजी से वृद्ध हो रही अपनी आबादी को भोजन वितरण से लेकर नर्सिंग होम और मनोरंजन विकल्पों तक की सेवाओं की आवश्यकताओं की पूरी करती है। मतलब जो चीन में आपको पता है कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 बच्चे हम दो हमारे दो, एक तरह से 2 बच्चों की जो पॉलिसी है ना वो लागू कर रखी है। तो वहां पर जो अब बच्चों की जो संख्या है पैदा होने की वो हो गई है कम। ठीक है, तो एक उम्र के बाद जो तेजी से वृद्ध हो रहे हैं ना लोग, उनके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो भी जैसे उनके खाने से रिलेटेड हो या उनके दवाइयों से स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या हम बात करें उनके सामाजिक से जुड़ी जो जैसे पेंशन हो गई या और कोई चीज़ हो गई, उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, तो वृद्धों से जुड़ी हुई चीज़ें, उनका उद्योगों को विकास, मतलब उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनका जो है क्या बिजनेस, एक तरह से हम कह सकते हैं उनका बिजनेस में जो तेजी लाने की बात कही गई है वो सिल्वर इकोनॉमी कहा गया चीन में। जैसे हम आगे बात करें तो इस नीति में सरकार के स्वामित्व वाले और निजी उद्यमों दोनों से बुजुर्गों की बेहतर सेवा करने की सिफारिश की गई है। इसमें जो है सिल्वर इकोनॉमी समाज में बुजुर्गों से संबंधित है। सिल्वर इकोनॉमी में वे सभी आर्थिक गतिविधियां और उत्पाद और सेवाएं शामिल है जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, उनसे संबंधित जो भी काम होते हैं उनको आर्थिक गतिविधियों और उत्पादों को शामिल करने और उनमें तेजी से वृद्धि करने के लिए जो है बात कही गई है। आगे देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नया संस्करण लॉन्च हो चुका है। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एक नया संस्करण लॉन्च कर सकती है ना। ये बात है जनवरी के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को वर्तमान योजना की तुलना में 85% अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, जैसे मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेशों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में, यहाँ पर जो है 1,30,000 रुपए, 1,20,000 रुपए और 1,30,000 रुपए, ये 2 क्राइटेरिया रखे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरह एक शहरी आवास योजना भी चलती है। अच्छा, इसमें पात्र किसको माना गया है? पात्र वो है जो कि 2011 में जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी उसमें उसके आधार पर जो है ग्राम सभा इसका क्या करती है? वेरिफिकेशन करती है। जो लोग ग्राम सामाजिक और आर्थिक जनगणना के अंदर आते हैं, अगर उनके पास पक्के मकान नहीं है तो ग्राम सभा इसका वेरिफिकेशन करती है और वेरिफिकेशन के लिए 13 बिंदु तय किए गए हैं। उन 13 बिंदुओं का वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद जो है उनको जो है यह वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी के लिए हम बात करें तो जून 2015 से ये लागू किया गया था। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने इसका जो है प्रमुख है और इसका उद्देश्य है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 2022 तक देश के सभी शहरों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध करवाना। ये बात है 2015 में जब ये लाया गया था 2015 में, तो इसका उद्देश्य यही रखा गया था कि जो है 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाना है। तो इसकी अभी जो है डेट बढ़ चुकी है क्योंकि सभी को जो इनका लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया अभी। तो दोस्तों बात ये है। अब देखो हम बात करेंगे राजस्थान के समसामयिकी की। राजस्थान के करंट अफेयर की बात करेंगे तो राजस्थान में देखो राज्य सरकार की, ये जनवरी की बात है, आपको पता है जनवरी का करंट अफेयर है। तो उस टाइम नई नई सरकार बनी थी तो तब की ये बात हो रही है। राजस्थान में तब जो है सरकार नई बनी थी, उसी को लेकर जो है बहुत सारे जो है करंट न्यूज़ें निकल कर सामने आई थी। राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी 18 जनवरी 2024 को। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, इसमें निवर्तमान सरकार द्वारा
जो मतलब पिछली जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो 6 माह में जो प्रशासनिक निर्णय और आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने हेतु मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया। मतलब पिछली जो सरकार थी उन्होंने पिछले 6 माह में जो भी डिसीजन किए उनकी समीक्षा के लिए जो है मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेजों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स गठित होगी और ये राज्यों में आर्थिक सुधार हेतु सुझाव देगी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र की हम बात करें तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 19 जनवरी 2024 को अभिभाषण दिया और इसमें जो है हम बात करें विधानसभा के अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी साहब, संसदीय कार्य मंत्री थे श्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक थे श्री जोगेश्वर गर्ग और प्रमुख सचिव विधानसभा के जो थे वो है श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी, जो हम बोलते हैं कैबिनेट सचिव। तो विधानसभा में राजस्थान में कैबिनेट सचिव कौन है? श्री महावीर प्रसाद शर्मा। इस दौरान जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे एक इंदिरा गांधी रसोई योजना जो चलती थी उसका नाम एक तो चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें जो है मिलेट्स मतलब होता है दोस्तों मोटा अनाज, तो मोटा अनाज जैसे हो गया आपके बाजरा ज्वार है ना, तो इसको जो है शामिल किया गया है इसके अंदर। अब जो है मिलेट्स भी वहां पे मिलेगा। और 6 जनवरी 2024 से भोजन की जो थाली है उसका वजन पहले 450 ग्राम था, ठीक है, उसको बढ़ाकर अब 650 ग्राम कर दिया गया है। मतलब आप ये देखो 200 ग्राम की वृद्धि की गई है पर थाली में 200 ग्राम की वृद्धि की गई है। पहले जो अनुदान है सरकार द्वारा 17 रुपए दिया जाता था, है ना, जैसे ऐसे था ये 8 रुपए आपको देने होते थे और इसका जो 17 रुपए है वो कौन देता था? वो देती थी आपकी सरकार। तो इस तरह से जो एक कोस्ट आती थी, एक थाली की जो कोस्ट आती थी वो आती थी 25 रुपए। कितनी आती थी? 25 रुपए। अब जो है 17 रुपए को इसमें से 5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, क्योंकि मिलेट्स जोड़ा गया है, दूसरा 200 ग्राम की वृद्धि की गई है, तो दो ऑब्वियसली बात है कि पैसे भी बढ़ने हैं। अब 17 की जगह जो है सरकार देती है 22 रुपए और आपको तो 8 रुपए में अभी भी मिल रही है। तो अब इसकी जो कीमत हो गई वो हो गई 30 रुपए, ठीक है, एक्चुअल कीमत हो गई इस थाली की वो 30 रुपए, लेकिन आपके जेब से तो 8 रुपए ही जाने हैं, बाकी जो ऊपर का खर्चा है वो कौन दे रही है? सरकार दे रही है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। आगे देखो, स्वतंत्र राजस्थान के लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसे बंद कर दिया गया था। देश में जो आपातकाल लगने पर लोकतंत्र की रक्षा हेतु जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को पुनः पेंशन मिल सकेगी। मतलब आपातकाल जब लगा था तो उस टाइम जो भी लोग विरोध किए थे आपातकाल का लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और जो जेल गए थे उनके लिए पेंशन की स्थिति 2008 में शुरू की गई थी, लेकिन अभी पिछली सरकार ने जो है इसको बंद कर दिया था और अब दोबारा से इसको शुरू किया गया है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने उन्हें प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन, 20,000 रुपये का तो पेंशन उन्हें मिलती है ना, और साथ ही साथ जो है 4,000 रुपये का चिकित्सा भत्ता भी मिलता है। इस तरह से 24,000 रुपये का उनको प्रत्येक माह फायदा होता है। तो 24,000 अपने आप में बहुत बढ़िया पेंशन है, सरकारी जैसे पेंशन मिलती है ना नौकरी में उस तरह से पेंशन। खैर अब सरकारी पेंशन नहीं मिलती, ठीक है। आगे देखो, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं में पात्र वंचित व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई थी। आपने देखा होगा कि जो नई सरकार है जब बनी थी तो जनवरी के अंदर कैंप लगे थे जगह जगह पे, जैसे हमारे नगर निगम ने भी कैंप लगाए थे, तो उस कैंप का नाम था विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो है जगह जगह पे कैंप लगे थे और इन कैंपों के अंदर लोगों को जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स थी उनसे जोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछली जो सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ऊपर केंद्र में किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी जो भी योजनाएं लागू करती थी पूरे देश के लिए, तो राजस्थान में वो बहुत कम स्तर पर लागू होती थी क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी की सरकार चाहती है कि बीजेपी की जो योजना है केंद्र की वो उनसे लोग जुड़े, तो इसलिए जो है आते पहले सबसे पहले यही काम किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है कैंप लगाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये है बात। राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी चुनाव से पहले। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपए से बढ़ाकर इसको 8,000 रुपए
कर दिया गया है और 8,000 रुपये प्रति वर्ष करने का फैसला लिया है। इसमें जो है चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी, 12,000 रुपये तक इसको लेके जाया जाएगा। अभी जो किसान संबंधी योजना थी, किसान सम्मान निधि योजना, इसमें पहले 6,000 थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, ठीक, पर ईयर। राज्य में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया गया था। इस क्रम में गेहूं पर जो एमएसपी था 2,275 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए कर लिया गया। एमएसपी भी बढ़ा दिया गया है दोस्तों, गेहूं के ऊपर 2,275 रुपए था, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2,400 रुपए कर दिया गया। इस चरण में जो है बोला गया है कि जो 2,400 को भी हम 2,700 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको पता होगा एमएसपी क्या होता है, कि सरकार एक ऐसा रेट तय कर देती है कि उससे नीचे किसान जो है अपने गेहूं को नहीं बेचते, क्योंकि सरकार ने एक डेडलाइन निश्चित कर दी है कि अगर आपके गेहूं कोई नहीं खरीदेगा तो इतनी रेट में हम खरीद लेंगे। तो एमएसपी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे एमएसपी होता है, एक होता है एमआरपी, आपने नाम सुना होगा। एमआरपी जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज्यादा पर अगर कोई इस पे जो, जैसे मान लो 2,500 रुपए कोई वस्तु की रेट, एमआरपी कितनी है, 2,500, तो 2,500 से ऊपर तो कोई बेच ही नहीं सकता इसको। तो इस तरह से बाजार को कंट्रोल करने के लिए सरकार की क्या होती है, कुछ नीतियां होती है, जैसे एमआरपी हो गई, एमएसपी हो गई, तो किसी को घाटा नहीं हो और किसी को नुकसान ज्यादा नहीं हो और किसी को ज्यादा फायदा भी नहीं हो। इस तरह से जो है ये एमएसपी और एमआरपी होती है। बहुत इसके बारे में हम डिटेल में और भी चर्चा कर सकते हैं। अगर इसमें चर्चा शुरू कर दी तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर का टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको अभी नहीं करेंगे बात, आगे अगर कभी आएगा तो बात करेंगे जरूर। राजस्थान में जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दृष्टि से मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दिया गया है। तो देखो 1,000 से 1,150 रुपए इसको कर दिया गया है और इनका उद्देश्य है कि इसको जो है 1,500 रुपए तक लाया जाएगा। तो सामाजिक पेंशन जो मिलती थी उसमें जो है 1,000 से 1,150 रुपए कर दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क उपचार के लिए कार्ड दिए जाएंगे। राज्य में समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर इन पर वेलनेस गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। तो जितने भी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र थे उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका नाम कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। राजस्थान में 1.5 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, 1.5 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। वो एक योजना है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, अगर आपको आ रहा हो कि ये 1.5 लाख कनेक्शन, हर घर जल नीति कुछ ऐसे था, हर घर नल, इस तरह से था कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं देख के बता दूंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। तो आप जो है, आप अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताना। प्रदेश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, ये उनकी वो थी, है ना, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये जो है आते पहले सरकार ने घोषणाएं करी थी। राज्य सरकार द्वारा जनहित में गत सरकार द्वारा जो बंद की गई थी सीबीआई की सामान्य सहमति को बहाल किया जाएगा। इससे गंभीर अपराधों में प्रभावी अनुसंधान बिना किसी बाधा के हो सकेगा। मतलब सीबीआई की जो है जांच करने के लिए सहमति सरकार नहीं देती थी पहले, अब जो है सहमति की आवश्यकता नहीं है। पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया। आपको पता है एसआईटी जो है अभी एसओजी और एसआईटी ने जो काम किया है, एसआई पेपर लीक हो या ईओआरओ को लीक का जो पेपर लीक है, उसको लेकर जो है बहुत बड़ा काम किया है एसआईटी ने। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं की निगरानी पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी। ठीक है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी और मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारियों द्वारा नेतृत्व में की जाएगी भर्ती परीक्षाओं की निगरानी, ताकि कोई भी भर्ती अब पेपर उसका लीक ना हो। सूर्य मित्र और वायु मित्र के रूप में युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी है हमारी, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, उसके क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूर्य मित्र और युवा मित्र बनाकर, सूर्य मित्र तो आपके सोलर से संबंधित हो गया और युवा मित्र आपके जो है विंड एनर्जी, मतलब आपके पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को। ठीक है, 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। किस काम के लिए? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के तहत 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये जो घोषणाएं करी थी, अब देखो नेक्स्ट आगे, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आने वाले। 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति का गठन हुआ है और गृह समिति के जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा की गृह समिति का गठन किया है। इसमें जो सभापति है उसके सहित 14 सदस्य होंगे, तो 14 हो गए, तो एक अध्यक्ष और 13 सदस्य, तो इस तरह से 14 सदस्य हो गए टोटल, उनका मनोनयन किया जाएगा। ठीक है, यह समिति राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम कार्य नियम जो संचालन नियमों के अंतर्गत 249 के अंतर्गत गठित की गई है। श्री पुष्पेंद्र सिंह को गृह समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। पुष्पेंद्र सिंह को क्या गृह समिति का सभापति नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है और ये प्रबोधन कार्यक्रम में इसका उद्देश्य था कि विधानसभा से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल या विधानसभा के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है उनको समझाने के लिए, उसका जो है एक तरह से हम बात करें उनका डेमो देने के लिए जो है ये प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया। इस प्रबोधन कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि, इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, समारोह के जो समारोह शुरू हुआ था तब, और इसके जो समापन हुआ था तब इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जानकारी प्रश्नकाल की, शून्यकाल के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों की विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, बजट प्रबंधन, कटौती प्रस्ताव, संसदीय प्रस्ताव, तो एक तरह से ये है जो है नॉलेज ज्ञानवर्धक क्लास थी, एक तरह से ज्ञानवर्धक क्लास कह सकते हैं सभी एमएलओ की। राजस्थान विधानसभा की 16 विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी है, आपको पता है, और जो कैबिनेट सचिव हैं वो कौन है, श्री महावीर प्रसाद शर्मा। ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव, जो कैबिनेट सचिव होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं। ठीक है, ये कौन है, श्री महावीर प्रसाद शर्मा। आगे देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने में राजस्थान हमेशा प्रथम रहा है। जो ये जो है सरकार बनने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा को लागू करने के बाद राजस्थान जो है देश में प्रथम रहा है। राजस्थान की में विकसित भारत संकल्प यात्रा श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर 2023 को प्रारंभ की गई और इसका समापन 26 जनवरी 2024 को हुआ। इस यात्रा के तहत राजस्थान में ग्राम स्तर पर वंचित वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान में कुल 11,209 शिविर आयोजित किए गए। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, लिख लेना, 11,209 शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में संचालित 18 योजनाएं, इसमें कितनी योजनाएं थी, 18 में से 14 योजनाओं में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया। टोटल योजनाएं कितनी थी, 18 में से राजस्थान ने 14 योजनाओं में जो है अपना नाम किया है। गणतंत्र दिवस समारोह जब हुआ, आयोजित हुआ था 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जिसका राजपथ पहले नाम था, नई दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखे जाने के बाद राजस्थान की झांकी का पहला प्रदर्शन था। ये राजस्थान की झांकी 3 वर्षों बाद शामिल हुआ है। पहले जो है राजस्थान की झांकी 2020 में निकाली गई थी लास्ट टाइम, और अभी जो है विकसित भारत में पधारो हमारे देश की थीम पर जो है ये झांकी रखी गई है। इसके जो अग्रभाग में राजस्थान के सुप्रसिद्ध घूमर नाटक का जो है दृश्य था, जिसमें ना और घूमर नाटक फ्रंट में था। उसके बाद पिछले भाग में भक्ति और शक्ति की प्रतीक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा बाई की सुंदर प्रतिमा का प्रदर्शित किया गया। मतलब आगे क्या था, घूमर, पीछे की साइड क्या थी, मीराबाई की सुंदर प्रतिमा थी। ठीक है, इसके अलावा भी जो है राज्य के प्रसिद्ध महिला हस्तशिल्प उद्योगों और महिलाओं द्वारा संचालन करना निर्मित उत्पादों की सुंदर झलकी थी। मतलब महिलाओं द्वारा जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको जो प्रमोट किया जा रहा है, तो इसलिए जो है वहां पर जो है महिलाओं द्वारा जो है निर्मित उत्पाद थे, हस्तशिल्प उत्पाद थे, उनका प्रदर्शन था। ठीक है, और उसके बाद जो है राज्य के पालतू पशु ऊंट की प्रतिमा थी। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले राज्य के पालतू पशु ऊंट की क्या थी, प्रतिमा थी। यहां देखो इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को ऊंटों का वर्ष घोषित किया है। उष्ट्र वर्ष मतलब ऊंटों का वर्ष घोषित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 को ऊंटों का वर्ष घोषित किया है। ईआरसीपी के संदर्भ में केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं, इसकी हम बात कर लें कि केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार
केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक संयुक्त डीपीआर बनाई है और ये जो दिल्ली में 28 जनवरी 2024 को त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब क्या होगा, इसमें संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक योजना के साथ एकीकृत होगी। पार्वती कालीसिल और चंबल लिंक योजना के साथ क्या होगी, एकीकृत, ईआरसीपी के साथ एकीकृत होगी। केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को 13 जिलों को पानी, पीने का पानी और 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी तथा उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की पूर्व राजस्थान नहर परियोजना और मध्य प्रदेश की पार्वती कालीसिल चंबल योजनाओं को जोड़कर नई परियोजना विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का अब संशोधित नाम क्या होगा, पार्वती कालीसिल चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लिंक प्रोजेक्ट। तो ये ध्यान रखना कि अब इसका नाम जो ईआरसीपी चिल्लाते थे ना अपन, ईआरसीपी, इसका जो है ना, इसका जो है ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। मतलब ईस्टर्न मतलब पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, परियोजना है ना, नदी परियोजना, नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा गया है पार्वती कालीसिल और चंबल, ठीक है, ईआरसीपी, पार्वती कालीसिल और चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। अब ये जो है ना पीकेसी मतलब हो गया आपके मध्य प्रदेश की ये योजना है, मध्य प्रदेश की, और ये है आपके राजस्थान की। ईआरसीपी राजस्थान की और ये मध्य प्रदेश की है। इसमें जो है पार्वती कालीसिंध और चंबल 3 नदियां हैं और इसके अंदर जो है इन दोनों को मिलाकर पीकेसी ईआरसीपी योजना का नाम दिया गया है। तो नया नाम क्या है ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। इसके बारे में हम बात करते हैं, ये योजना में जो 13 जिले हैं वो कौन कौन से और कैसे क्या होगा इसके अंदर। आगे देखो, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के बाद किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है, लेकिन एनपीपी राष्ट्रीय परीक्षा परियोजना का प्रोजेक्ट होने के कारण अब केंद्र सरकार द्वारा संशोधित पीकेसी लिंक योजना ईआरसीपी के साथ एकीकृत करके लिए 90% अंशदान देगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश को मात्र 10% खर्च वहन करना होगा। तो देखो इसमें इस परियोजना के लिए जो खर्चा है ना 90% कौन दे रहा है, 90% केंद्र सरकार, बाकी 10% ही केवल राज्य सरकार दे रही है। जब ये कांग्रेस सरकार मांग कर रही थी, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन अब जो है बीजेपी की सरकार आते ही ये बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है पूर्वी राजस्थान के लिए। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलेगा, सिंचाई का जल मिलेगा और आपके उद्योगों को भी पानी मिलेगा। तो जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान में क्रांति मचा दी है, उसी तरह से पूर्वी राजस्थान में क्रांति मचाने के लिए ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट आ चुका है। इस प्रोजेक्ट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान में शामिल किया गया है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य को 3,378 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होगा। कितना पानी उपलब्ध होगा, राज्य को 3,378 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी उपलब्ध होगा। इसमें पेयजल, सिंचाई, उद्योग तथा बांधों के भराव आदि के लिए 2930 तथा धौलपुर लिफ्ट परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी हम बात करें तो 26 बांधों में जल भर जाने के अतिरिक्त पानी की उपलब्धता के अनुसार रास्ते में पड़ने वाले अन्य पूर्व निर्मित बांधों को भी भरा जाएगा। ठीक है, इस एमओयू में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का संवर्धन एवं पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राज्य में देश के कुल सतही जल का 1.16% तथा कुल भूजल का महज 1.72% ही रह जाता है राज्य में। मतलब राजस्थान की स्थिति क्या है, देखो राजस्थान की स्थिति, राज्य में देश के कुल सतही जल, जितना भी सतही का जो जल है उसका 1.16% और कुल भूजल का 1.72% ही रह जाता है। पूर्वी राजस्थान नहर योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ईआरसीपी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले कौन कौन से हैं, जिसमें झालावाड़, बारां,
कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में भी पेयजल उपलब्ध होगा। तो 13 जिले ये हैं। ध्यान रख लेना निम्न में से कौन सा पूर्वी राजस्थान नहर में नहीं आता, पूछा जा सकता है। तो 13 के 13 नाम रख लेना, याद रख लेना। अजमेर टोंक तक जा रहा है। देखो दोस्तों, इस परियोजना में 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवार को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। देखो, इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में है हमारे, ठीक है। हम ये थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर आपके पश्चिमी राजस्थान में है। वहां पर उद्योग धंधे भी काफी विकसित हुए हैं और पहले की तुलना में वहां पर जो है अभी आबादी भी सघन हो चुकी है, रहने लग गई है। लेकिन राजस्थान की सबसे ज्यादा जो आबादी रहती है वो रहती है आपके पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में 40% आबादी रहती है आपके टोटल। पूरे राजस्थान के 40% आबादियों को जल उपलब्ध होगा इस परियोजना से, क्योंकि आपको पता है कि पूर्वी राजस्थान में जब ये नहर आएगी, ये जो परियोजना आएगी, चंबल नदी का पानी आपके 13 जिलों में पहुंचेगा और 13 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जिसमें जयपुर कैपिटल सिटी, अजमेर, टोंक, भरतपुर, दौसा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या जहाँ रहती है। तो वहां पर ये जो है कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है आप सोच सकते हो। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से ये परियोजना कंप्लीट हो और बहुत ही जो है शानदार तरीके से राजस्थान को जो है पानी मिले। मुख्यमंत्री रसोई सिलेंडर सब्सिडी योजना की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उज्ज्वला योजना और अन्य पात्र बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये प्रति सिलेंडर प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना के अंदर 450 रुपये बीपीएल परिवारों को और उज्ज्वला योजना के तहत जो पात्र हैं उनको ये 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और नॉर्मल आदमी के लिए 1100 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आपको पता है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की हम बात करें तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोई योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। इस योजना में लाभार्थियों को परोसी जाने वाली 450 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम थाली का वजन कर दिया गया है। इसमें गुणवत्तात्मक सुधार करते हुए 300 ग्राम तो चपाती की बात की गई है, 100 ग्राम दाल की बात की गई है और 100 ग्राम सब्जी की बात की गई है, 100 ग्राम चावल की बात की गई है। चावल या फिर कोई मिलेट्स, खिचड़ी और अचार भी इसमें दिया जाएगा। तो बढ़िया है थाली, ऐसी बात नहीं, खाना बहुत बढ़िया मिलता है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जो कि जैसे इसकी इंदिरा गांधी रसोई योजना इसका नाम था पहले। तो इसका जो उद्देश्य था उसका जो थीम थी, कोई भी भूखा ना सोए, भूखा ना सोए। तो बहुत अच्छी योजना है, जिससे जो बेघर हैं या फिर जिनके पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं है या फिर जिन बेरोजगार हैं या कुछ भी, मान लो आपकी जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, तो वो इसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन कर सकता है एक टाइम का। 8 रुपए में सुबह कर सकता है, 8 रुपए में शाम को कर सकता है ना। और अच्छी बात बताऊं क्या है, एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी है, इसमें एक चीज हो रहा है। जैसे मान लो आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपका कोई फंक्शन है कि आपके जो है आयोजन है कोई समारोह का, तो आप वहां पर पूरे दिन की जितनी भी थालियां हो सकती है उसको खरीद सकते हैं। जैसे मान लो 100 थाली है तो 8 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपए हो गए। 800 रुपए में आप 100 जनों को खाना खिला सकते हो वहां पे, है ना। पूरा पेमेंट आप कर दो और वो जो है 100 थालियां वहां पे दे देंगे और 800 रुपए के अंदर आप 100 जनों को खाना खिला सकते हो, गरीबों को, बच्चों को, है ना। तो आप दान करने जाते हो ना, तो इससे बढ़िया है कि 8 रुपए में आप किसी को भोजन करा रहे हो, तो इससे बड़ा जो है दान कुछ नहीं हो सकता। तो बढ़िया बढ़िया है ये, है ना। मेरे को तो बढ़िया लगी। और ऊपर से है ना, आपका जो है वहां पर जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पर नाम भी लिखा जाएगा, आज इनके बर्थडे के आयोजन पर इनके द्वारा जो है इस तरह से खाना खिलाया जा रहा है। देखो कितना शानदार जो है ये प्रोग्राम है। राजस्थान में 50 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र विकसित होंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार के पहले 100 दिवस की कार्य योजना के तहत 50 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस केंद्र पर सभी आधारभूत सुविधाएं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, खिलौने, पुस्तकें, फर्नीचर आदि उपलब्ध होंगे। तो आंगनवाड़ी केंद्र को भी जो है आधुनिक बनाने के लिए, जो है मॉडल बनाने के लिए जो है ये लाया गया है। राजस्थान में ओडीओपी के कांस्य पुरस्कार जीता। ओडीओपी क्या होता है? भारत सरकार ने वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया था। ओडीओपी मतलब एक जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार में राजस्थान को मिले कांस्य पुरस्कार, मतलब तीसरा स्थान रहा है इसके अंदर ना, राजस्थान में कांस्य पुरस्कार जीता है ओडीओपी में पूरे देश के अंदर। एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए, हमारे मोदी जी कहते रहते ना वोकल फॉर लोकल, वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसके लिए जो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने पहल की है, ये ध्यान रखना इसका जो है मंत्रालय कौन सा है, तो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय की योजना है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद की पहचान कर उसे उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और रोजगार का सृजन करना है। मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आगे लेके जाना है, उत्कृष्टता की ओर लेके जाना है और निर्यात को बढ़ाना है, वहां रोजगार को बढ़ाना है। तो ये वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 उत्पादों को ओडीओपी श्रेणी में चयनित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, इलेक्शन बड़ी ऐप, राजस्थान में जब इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन बड़ी ऐप हेतु श्री गंगानगर जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप को सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री अंशदीप ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आईटी क्षेत्र में पहल करते हुए इलेक्शन बड़ी ऐप विकसित किया। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति प्रदान की गई है, स्मृति चिन्ह प्रदान की गई है। तो श्री अंशदीप को इलेक्शन बड़ी पुरस्कार के लिए जो है क्या मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इलेक्शन बड़ी ऐप, जो कि निर्वाचन से संबंधित ऐप थी। श्री गंगानगर के कलेक्टर रहे थे उस टाइम, और इनको इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार 2023 में राजस्थान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की खिलाड़ी और दिव्य कृति सिंह और कोच महावीर प्रसाद, दिव्य कृति सिंह खिलाड़ी हैं और महावीर प्रसाद सैनी क्या है, कोच हैं, खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लो, एग्जाम कोई भी हो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है, तो महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। पैरा एथलीट के अंदर इन्होंने जो है प्रशिक्षण दिया था। दिव्य कीर्ति सिंह की हम बात करें तो घुड़सवारी के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान की है ये, राजस्थान की दिव्य कृति सिंह, इनको जो है क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार, और कोच महावीर प्रसाद सैनी इनको क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दिव्य कृति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला घुड़सवार है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, मैं पहले बोल दिया इंपॉर्टेंट है। तो पहली घुड़सवार महिला है भारत की जिसको ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहली घुड़सवार महिला जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है वो है राजस्थान की दिव्य कृति सिंह। तो दिव्य कृति सिंह ड्रेसेस टीम में ने चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, ध्यान रखना, चीन में आयोजित हुई थी ना जब। तो भारतीय घुड़सवार ड्रेसेस टीम की सदस्य दिव्य कृति सिंह ने राजस्थान जयपुर की ये निवासी है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हर एग्जाम के अंदर। तो हर एग्जाम में ये तो आपको याद करके ही जाना है, आएगा 100% आएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय स्कूली खेल सॉफ्टबॉल में राजस्थान ने बाल और बालिका वर्ग के खिताब जीते हैं। खेल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीकानेर में आयोजित हुए थे। इसमें 17 वर्ष से कम आयु के वर्गों में पुरुष और वर्ग महिला में जो है शामिल होते हैं। और बालक वर्ग में राजस्थान के सीबीएसई को राजस्थान ने सीबीएसई को 3-0 से हराया। किसमें, सॉफ्ट बॉल के अंदर। किसमें, कौन सा खेल था, सॉफ्ट बॉल में सीबीएसई को हराया है राजस्थान ने और स्वर्ण पदक जीता है। और बालिका वर्ग में राजस्थान ने छत्तीसगढ़ को 10-0 से हरा के स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो राजस्थान ने दोनों में, बालक हो या बालिका हो, 17 साल से कम उम्र का ये जो कंपटीशन होता है सॉफ्ट बॉल के अंदर होता है। और इसके अंदर जो है छत्तीसगढ़ को बालिका ने हराया है और राजस्थान ने सीबीएसई बालक वर्ग में सीबीएसई को 3-0 से हराया है। स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था लॉन टेनिस में, तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है, इसके अंदर ध्यान रखना। सॉरी, नेशनल रेड रिबन क्विज कंपटीशन की हम बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ था। तो मिजोरम टीम पहले स्थान पर रही है और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सी रही है, तेलंगाना और उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि राजस्थान का इसमें नाम नहीं, बस ये ध्यान रखना आयोजित कहाँ हुआ था। तो आयोजित हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC झालाना। ठीक है,
14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, आपको पता है। तो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 2024 की जो इसकी थीम थी वो है मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। ये है 2024 में इसकी थीम रखी गई है। मतदान की बात हुई तो मतदान की हम बात कर लेते हैं। निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता हैं। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री मधुकर गुप्ता। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। कृषि एवं गैर कृषि आधारित कार्य योजना तैयार करने हेतु कार्यशाला रखी गई है। तो ये आपको ये इलेक्शन से रिलेटेड ये ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? श्री प्रवीण गुप्ता। अभी हाल ही में इनका अभी चेंज हो गए हैं, मुझे ध्यान है जहाँ तक। अभी कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये जनवरी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्शन हुए अभी लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, तो क्वेश्चन आ सकते हैं इलेक्शन वाले चीज़ों में से। ठीक है, तो प्रवीण गुप्ता शायद अभी ट्रांसफर हो चुका है ना? तो आप एक बार मुझे बताना कमेंट करके अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, ये कार्यशाला जो है गैर कृषि आधारित कार्य योजना के लिए कार्यशाला रखी गई, कृषि और गैर कृषि कार्य आधारित कार्यों के लिए। तो ये कार्यशाला जो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की मेजबानी में 8 से 10 जनवरी को उदयपुर में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई, इतना सा इंपॉर्टेंट है, तो उदयपुर में राजीविका द्वारा आयोजित की गई थी कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में कार्य योजना। आगे देखो, इस कार्यशाला के अंदर इसमें प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई लखपति दीदी योजना के लक्ष्यों को भी समाहित किया जाएगा। अब ये लखपति दीदी योजना आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में काफी जो है इंपॉर्टेंट रही है। तो ये 15 अगस्त 2023 में शुरू की गई थी, लेकिन राजस्थान में गवर्नमेंट दूसरी थी, इसलिए ये लागू नहीं हुई। इसका उद्देश्य क्या है? हर समूह से जुड़े परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए तो सुनिश्चित करना। मतलब 1 लाख रुपए मिनिमम आय करने के लिए ये जो लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी, कम से कम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तो होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत देश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई कम से कम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाना है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश को 11.27 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। 11.27 लाख लखपति दीदी बनाने का जो है उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखना 11.27 लाख, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 11.27 लाख लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य रखा गया है। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका आयोजन केंद्र सरकार द्वारा 5 से 7 जनवरी 2024 को जयपुर में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भाग लिया। सहकारिता मंत्री भी और केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह। तो पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और ये 5 से 7 जनवरी को जयपुर में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौती और भविष्य में जो है सुधार की आवश्यकता क्या क्या है उसके बारे में चर्चा की गई थी। 12वां इंडिया स्टोन मार्ट 2024 की हम बात करें तो इसका आयोजन जयपुर स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में 1 से 4 जनवरी को किया गया। इस सेंटर में यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन रीको और फिक्की के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें देश विदेश से 450 से अधिक एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। इस मार्ट में विभिन्न प्रकार के पत्थरों के स्लैब, खनन प्रोसेसिंग मशीनरी, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, उपकरण और स्टोन आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापक प्रदर्शन किया गया। तो 12वां इंडिया स्टोन मार्ट 2024 जयपुर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों जनवरी का जो करंट अफेयर है, जयपुर में बहुत सारी चीजें आयोजित हुई है जो आप मुझे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से आप इस चीज को ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव 2024 की हम बात करें तो बीकानेर में ये आयोजन हुआ था और 12 से 14 जनवरी को ये आयोजित हुआ था। ऊंट महोत्सव की जो थीम थी वो थी आइकन्स ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्रतीक, आइकन्स ऑफ बीकानेर रखी गई है। 2024 में जो ऊंट महोत्सव हुआ है उसकी थीम, ये राज्य पर्यटन विभाग और बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें मिस्टर बीकानेर, मिस मरवण, मिसिज बीकाना और ढोला मरवण सहित मनोरंजक कार्यक्रम फोक नाइट सन्स ऑफ साहिल का आयोजन किया जाता है। इसके अंदर हम बात करें तो इसमें खेलों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे ग्रामीण खेल हो गए जिसमें रस्सा कस्सी, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, महिला मटका रेस,
टिब्बा रेस, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के बीच में टिब्बा रेस की जाती है। ठीक है, तो ऐसे खेलों का भी आयोजन किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने ये देखा है, तो राजस्थान का करंट अफेयर देखा है, इसके बाद भी राजस्थान का करंट अफेयर बच रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी प्रदर्शनी की हम बात करें तो वो भी जयपुर में आयोजित की गई थी। ये भी देख लो थोड़ा सा कि जयपुर में RIC के अंदर ही आयोजित की गई थी राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी प्रदर्शनी। ठीक है, ये प्रतिवर्ष विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होती है। ठीक है, चिकित्सा परिषद द्वारा जो है आयोजित की गई थी। इसके अंदर जो है विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक काउंट सीजर मेटी के जन्म दिवस पर आयोजित की जाती है। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे और बहुत सारी चीजों के साथ हमारा जनवरी का करंट अफेयर जो है हमारा अच्छा चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी भी जो मार्च में या हम बात करें मई में जो एग्जाम हुए थे उसमें करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर से आपको डेफिनेटली वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों की पढ़ाई होती रहे। बाकी और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, सारी करंट अफेयर जो है हम बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। मार्च का पढ़ लिया, अप्रैल का पढ़ लिया, जनवरी का खत्म करके हम फरवरी का करेंगे। उसके बाद जो है हम मई और जून पे जाएंगे, जुलाई पे जाएंगे। ठीक है, पूरा जो है 6 महीने का 7 महीने का करंट अफेयर अच्छे तरीके से करेंगे। और एग्जाम जब आपका अच्छा जो पास आएगा, CET का आप देख लो या फिर कोई भी एग्जाम देख लो, हम पूरी मैराथन चलाएंगे, पूरी मैराथन चलाएंगे। और मैराथन में जो है आपको रिवीजन करना है केवल, और कुछ नहीं करना। जिन्होंने भी अभी पढ़ लिया है बाद में उनको पढ़ने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत जरूरी है। और जहां तक कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऑब्जेक्टिव MCQ भी लेके आऊं। ठीक है, MCQ लेके आऊंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर से गलत होगा नहीं क्वेश्चन, इस बात को आप विश्वास रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।